जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, इस क्लास में हम आपको पूरे टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जिन बच्चों का आगे एग्जाम है वे सभी बच्चे इन 100 क्वेश्चनों में से 40 क्वेश्चन जरूर सही करें। 40 क्वेश्चन आप लोग जरूर सही करना और कमेंट बॉक्स में आप लोग इन 40 क्वेश्चनों का जवाब जरूर देना, ताकि आपकी जो है तैयारी का लेवल पता चल सके। क्या पता चल सके? तैयारी का लेवल पता चल सके और अपने आप को जो है आप लोग खुद चेक कर सको कि कितने क्वेश्चन आप सही बना पा रहे हो और आपके एग्जाम का लेवल क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं और पीडीएफ और नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द किस भाग से संबंधित हैं और इन्हें कब जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द किस भाग से संबंधित हैं और इन्हें कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये जो है उद्देशिका में है। कहाँ है? उद्देशिका में है और ये 1976 में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर बीज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बीज राइट हो जाता है। इसका डिटेल सोल्यूशन पर चलते हैं कि वे संविधान के उद्देशिका से संबंधित हैं। ठीक है, ये तीनों शब्द जो हैं संविधान की उद्देशिका से संबंधित हैं। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1976 में जोड़े गए। कब? 1976 में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किस प्रकार निर्धारित होता है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किस प्रकार निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। और इसका डिटेल सोल्यूशन जो है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और 2 वर्ष में 2 वर्ष में जो है एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाता है, वीडी सावरकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। भारत में वित्त विधेयक मनी बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? भारत में वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों सदनों में या फिर राष्ट्रपति के पास? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल लोकसभा में। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा रोक सकती है लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती है, केवल केवल लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो इसका राइट आंसर है लोहा से। ऑप्शन नंबर सी है लोहा से। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी और उन्हें लोहे आयरन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आप लोग सभी सवालों का जवाब देते हुए चलना और काउंट करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर से किसी तत्व की कौन सी विशेषता निश्चित होती है? परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या,
प्रोटॉनों की संख्या या नाभिकीय स्थिरता? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और इसी से तत्व की पहचान तय होती है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक में कौन सा गुण समान होता है? किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स में कौन सा गुण समान होता है? परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या, रासायनिक गुण या भौतिक गुण? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होता है, इसलिए उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का मूल आधार क्या था? मेंडलीव की आवर्त सारणी का मूल आधार क्या था? परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, वैलेंसी या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का मूल आधार जो था वो था ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमानों की संख्या। ठीक है, मेंडलीव के तत्वों को बढ़ते क्रम में द्रव्यमान के क्रम में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, परमाणु द्रव्यमानों की संख्या। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित हैं? आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित हैं? परमाणु द्रव्यमान, नाभिकीय स्थिरता, परमाणु क्रमांक या संयोजकता? आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, परमाणु क्रमांक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निष्क्रिय गैसें नोबेल गैसें रासायनिक रूप से कम क्रियाशील क्यों होती हैं? निष्क्रिय गैसें नोबेल गैसें रासायनिक रूप से कम क्रियाशील क्यों होती हैं? भारी होने के कारण, अधिक परमाणु द्रव्यमान के कारण, बाह्य कक्ष पूर्ण होने के कारण, न्यूट्रॉन अधिक होने के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाह्य कक्ष पूरा होने के कारण। ठीक है, बाह्य कक्ष पूर्ण होने के कारण। निष्क्रिय गैसों की बाह्य कक्ष जो है पूरी भरी होती है, इसलिए वे स्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन की आधुनिक परिभाषा क्या है? ऑक्सीकरण की आधुनिक परिभाषा क्या है? ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगला क्वेश्चन, अपचयन यानी कि रिडक्शन की आधुनिक परिभाषा क्या है? अपचयन यानी रिडक्शन की आधुनिक परिभाषा क्या है? ऑक्सीकरण का हटाना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऊर्जा का क्षय होना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अपचयन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ठीक, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन या अपघटन? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जंग में लोहा ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीजन अपचयन करती है, इसलिए यह रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। अगला क्वेश्चन, अम्ल एसिड की अर्हेनियम परिभाषा क्या है? अम्ल यानी एसिड की अर्हेनियस परिभाषा क्या है? जो OH माइनस आयन दे, जो H प्लस आयन दे, जो इलेक्ट्रॉन दे, जो लवण बनाए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्हेनियम के अनुसार अम्ल बराबर होता है जो जल में H प्लस आयन दे, H प्लस आयन दे, जल में H प्लस आयन दे। अगला क्वेश्चन, क्षार बेस की अर्हेनियस परिभाषा क्या है? बेस की अर्हेनियस परिभाषा क्या है? जो H माइनस दे, H प्लस आयन दे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हो, H माइनस आयन दे, तो या फिर लवण बनाने वाला? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, क्षार बराबर होता है जो जल में OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन दे। अगला क्वेश्चन, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, तटस्थ? तो पीएच का मान 7 से कम होने पर जो विलयन का मान होता है वो अम्लीय हो जाता है। देखो, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, ये तीनों है। उदासीन 7, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा 7 से 14 तक, और 0 से 7 होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग क्यों बनाता है? कठोर जल
हार्ड वाटर साबुन के साथ झाग क्यों बनाता है? Na+ आयन के कारण, Na2+ और Mg2+ आयनों के कारण, Cl आयनों के कारण यानी कि Cl- आयनों के कारण, SO4 2- आयनों के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। Ca+2 और Mg2+ आयन जो है साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। Ca मतलब कार्बन के साथ 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम के साथ 2 पॉजिटिव आयन के साथ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि कौन सी है? स्थायी कठोरता दूर करने की स्थायी विधि कौन सी है? उबालना, छानना, वॉशिंग सोडा मिलाना या आसवन करना। तो स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि जो होती है वो होती है वॉशिंग सोडा मिलाना। वॉशिंग सोडा मिलाना। आप लोग सभी सवालों का जवाब देते हुए चलना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में सही सवालों का जवाब देते चलना। हमें ये नहीं बोलना है कि बार बार दो, हमें एक बार बोलना है कि हमेशा, मतलब सारे जितने भी आपके जवाब पता आ रहे हैं आपको, आप लोग सारे जवाब देते चलें कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट में आपको सारे का जवाब देते हुए चलना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। हाँ ठीक है, इसका सोल्यूशन है स्थायी कठोरता जो है वॉशिंग सोडा Na2CO3 से दूर की जाती है, ठीक है? वॉशिंग सोडा फॉर्मूला होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर में मुख्यतः कौन से घटक होते हैं? बेकिंग पाउडर में मुख्यतः कौन से घटक होते हैं? बेकिंग प्लस नमक, मतलब बेकिंग सोडा प्लस नमक, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर सी है सोडियम कार्बोनेट प्लस अम्ल या फिर केवल बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग पाउडर बाबा होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कि धातु की विद्युत चालकता का कारण क्या है? धातु की विद्युत चालकता का कारण क्या है? प्रोटॉनों की गति, न्यूट्रॉनों की गति, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन की गति। तो धातु की विद्युत चालकता का प्रमुख कारण जो होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धारा का वहन करते हैं, धारा का वहन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? धातु और अधातु में मुख्य अंतर किस आधार पर होता है? रंग पर, गलनांक पर, इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण पर या द्रव्यमान पर। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण पर। धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और अधातु जो है ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है संरक्षण से क्या अभिप्राय है? संरक्षण यानी कि कोरोजन से क्या अभिप्राय है? धातु का गलना, धातु का टूटना, धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, धातु का पिघलना। तो कोरोजन का मतलब होता है वातावरण के प्रभाव से धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, संरक्षण कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व जंग से बचाता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व जंग से बचाता है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम सतह पर जो है ऑक्साइड परत बनाकर जंग से बचाता है। क्रोमियम जो होता है उस सतह पर ऑक्साइड परत बनाकर जो है जंग से बचाता है, तो क्रोमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रक्रिया से किया जाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रक्रिया से किया जाता है? वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, अंश आसवन या अपघटन। पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रक्रिया से किया जाता है? वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, अंश आसवन या अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। कच्चे तेल को जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंश आसवन। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे हल्का हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन।
तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। मीथेन जो होता है सबसे हल्का होता है और हाइड्रोकार्बन, ठीक, सबसे सरल और हल्का हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड OH या सिंगल बॉन्ड COH? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंगल बॉन्ड OH समूह जो होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है वो एल्कोहल का होता है। सिंगल बॉन्ड OH जो होता है एल्कोहल का होता है क्रियात्मक समूह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3OH, C2H5OH, C3COOH या C2H8 या 6 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एथेनॉल का जो होता है C2H5OH होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिरिका या लैक्टिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एसिटिक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो सिरका होता है। एसिटिक अम्ल सिरका, ठीक है, सिरका होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2, CaCO3 या CaSO4 हाफ H2 या COO? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2 होता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2 होता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाने पर क्या बनाता है? जिप्सम, सीमेंट, चूना या कांच? तो ये बनाता है जिप्सम। पीओपी प्लस पानी बराबर जिप्सम, ठीक है, पीओपी प्लस पानी बराबर जिप्सम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिप्सम बनाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा मापने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा मापने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, कजेल डाल विधि। ठीक, कजेल डाल विधि, कजेल डाल विधि। अगला क्वेश्चन, कजेल डाल मेथड लिखा है पर। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सभी को पता होगा NH3 होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र, NH3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस की पहचान कैसे होती है? अमोनिया गैस की पहचान कैसी होती है? नीला लिटमस लाल, लाल लिटमस नीला, रंगहीन, गंधहीन या जल में अघुलनशील? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अमोनिया क्षारीय गैस है और यह लाल लिटमस को नीला कर देती है। ठीक है, अमोनिया जो है, अमोनिया क्या है? अमोनिया क्षारीय गैस है और यह लाल लिटमस पेपर को जो है नीला कर देती है। अगला क्वेश्चन, कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, मतलब किसे देता है? लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष या संसद को? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है वो देता है उपाध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक, किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को देता है। ठीक है, नंबर सी करेक्ट है, उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान प्रणाली किस शासक से संबंधित थी? अष्टप्रधान प्रणाली किस शासक से संबंधित थी? अकबर, शिवाजी, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मराठा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने अब अष्टप्रधान परिषद बनाए थे जिसमें 8 मंत्री होते थे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। ठीक, CAG की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 148 में वर्णन है इसका। ठीक है, अनुच्छेद 148 में। ठीक है, CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। किसकी स्तुतियां हैं? देवताओं की। अगला क्वेश्चन,
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वें, 42वें, 52वें, 61वें। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन सन पूछे तो 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड यह विवाद जो है लॉर्ड रिपन के समय 1853 के समय हुआ था और भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर बी बच्चों राइट हो जाता है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन। संविधान का संरक्षक यानी कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है और इसे संरक्षित रखता है। नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? मैरी क्वेरी, रदरफोर्ड, हेनरी बेकरेल या थॉमसन ने। तो राइट हो जाता है नंबर सी। 1996 में जो है हेनरी बेकरेल ने जो रेडियो धर्मिता की खोज की थी 1896 में। कब? 1896 में हेनरी बेकरेल ने। नंबर सी राइट हो जाता है। अल्फा किरणें क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम या नाभिक। तो अल्फा किरणें जो होती हैं वो हीलियम नाभिक होती है। क्या होती है? हीलियम नाभिक होती हैं। अल्फा किरणें हीलियम नाभिक 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गामा किरणों का आवेश क्या होता है? गामा किरणों का आवेश क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या परिवर्तनीय। तो ये गामा किरणों का जो है आवेश होता है वो क्या होता है? उनका कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरणें जो विद्युत तरंगे हैं इन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग मतलब चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 गुणे 10 की घात मीटर पर सेकंड होती है। 3 गुणे 10 की घात 8। ऑप्शन नंबर 3 गुणे ऑप्शन नंबर बी, ए और सी सेम है ना? ए और सी सेम है तो उसे एक है, सी हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग तो 3 गुणे 10 की 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों सेम दिया हुआ है तो कोई भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो, सी भी लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन, कैलोरी। तो ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जूल। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना IIT बम्बे मतलब कि बॉम्बे में हुई थी और 1885 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है A.O. होम ने की थी। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. होम थे। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की संशोधन से मिला। 72वें, 73वें, 74वें, 75वें। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज जो है 74वां नगर निकाय बना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र, भतेंद्र हरिश्चंद्र, दीन बंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता है नंबर सी। नील दर्पण नाटक जो है नील विद्रोह पर आधारित था और नील दर्पण नाटक नील विद्रोह पर आधारित था और इसका जो है दीन बंधु मित्र ने जो है इसका संपादन किया। नील दर्पण के लेखक जो थे दीन बंधु मित्र थे। ठीक है, दीन बंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्तमान में है? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? तो नीति आयोग ने जो है योजना आयोग की स्थान ले लिया है। नीति आयोग 1 जून 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो है भारत में पहली जनगणना स्वतंत्र भारत में नहीं, मतलब भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई थी माना जाता है? तो ये हुई थी 1881 में। ठीक है, पहली व्यवस्थित जनगणना जो है 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत में पूछे तो आपको दूसरा बताना है, लेकिन ये भारत पूछ रहा है तो ये होगा 1881। स्वतंत्र भारत में ये नहीं होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है, यह नारा लोकमान्य तिलक जी ने दिया था, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में, 41 में, 40 में, 43 में, तो ये 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 15 भारतीय संविधान की तारीख को लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस सूची में है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो थे वो, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलंजी या लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 367 में है। अनुच्छेद 367 में संविधान की प्रक्रिया को बताता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में समान त्वरण से गति करती हो तो उसके वेग और समय के बीच का संबंध का समीकरण क्या है? तो v बराबर हाफ ए टी, एस बराबर यू टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s या एस बराबर वी टी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। यदि गति का प्रथम समीकरण है, यह बताता है कि समय बढ़ने पर वेग किस प्रकार बदलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर जो है ए जो है त्वरण है, टी टाइम है, यू है प्राथमिक वेग है और वी जो अंतिम वेग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर पर फेंकने पर किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर उसका कौन सा भौतिक राशि शून्य हो जाती है? त्वरण, संवेग, वेग या बल। इसका राइट आंसर हो जाता है नंबर सी, वेग जो है शून्य हो जाता है। उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य हो जाता है लेकिन त्वरण जी नीचे की ओर कार्य करता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बलों के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों एक ही वस्तु पर लगते हैं, दोनों समान दिशा में होते हैं, दोनों अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, प्रतिक्रिया बल पाने लगता है। दोनों एक ही वस्तु पर लगते हैं तो ये राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, दोनों अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्रिया प्रतिक्रिया बल समान परिणाम विपरीत दिशा में होते हैं और अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाने पर क्या प्रस्तुत होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान पूछ रहा, द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान वस्तु का आंतरिक गुण है और स्थान बदलने के समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज आपने इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन किए? ठीक है, कितने आपके सही हैं? 100 क्वेश्चन हुए या 90, जितने भी हुए, जितने हमने इस क्लास में कराए हैं क्वेश्चन, आप लोग कैलकुलेट करना है इन सभी क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए। क्या आपने 40 प्लस सही कर पाए? क्या आपने इन क्वेश्चनों में से 40 प्लस सही कर पाए? जिन बच्चों के 40 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताना, तो उनकी जो तैयारी है बेहतर चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और एग्जाम में पूछे हुए थे, तो ये आप लोगों ने यहाँ कर लिया है तो आप एग्जाम में भी कर लोगे अच्छे से। ठीक है, एग्जाम में भी फोड़ के आओगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।